second part of the lecture. प्रेम प्रभा हरि जी का सवाल पढ़ते पढ़ते बीच में इंटरप्शन आ गया था, तो थोड़ा सा लास्ट पोर्शन बच गया है, उसको भी समाप्त कर देते हैं। प्रेम प्रभात हरि एडवोकेट फ्रॉम सासाराम, इनका डिटेल मैसेज था व्हाट्सएप पर, मैंने पढ़ा है। लास्ट पारा बच गया था, अब वो लास्ट पारा भी पढ़ लेते हैं। As a new advocate, I often find it difficult to properly understand and use the legal words and expressions, especially those of Urdu, Persian, and other origins written in the Devanagari script that are commonly spoken and written in the courtroom. I therefore humbly seek your kind guidance on how a young lawyer like me can effectively learn and master these legal terms so that I may steadily improve both in drafting as well as in oral advocacy. आप में जो जिज्ञासा है जानने की, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस जिज्ञासा को बनाए रखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। और हम लोग भी जब प्रैक्टिस शुरू किए थे तो ऐसे ही जिज्ञासा रहती, और वो सब वर्ड को अरबी फारसी का जो भी वर्ड उर्दू लैंग्वेज में इस्तेमाल हुआ है इसमें ये डॉक्यूमेंट्स में उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो जब मौका मिले, जब ऐसा वर्ड मिले, तो सबसे पहले सीनियर कलीग या सीनियर जो कोर्ट में मुंशी होता है, वकील का दायित्व होता है, लोग पुराना लोग जानता है, उससे पूछिए, या वकील जो सीनियर हैं उनसे पूछिए। और दूसरा सबसे अच्छा आपका जो गाइड है वो है डिक्शनरी। उर्दू का डिक्शनरी भी अलग से मिलता है और लीगल डिक्शनरी भी मिलता है, जनरल डिक्शनरी भी मिलता है। तो डिक्शनरी सबसे अच्छा गाइड है। तो तरह तरह का डिक्शनरी, और बिहार सरकार का भी एक डिक्शनरी है और एक भारत सरकार का डिक्शनरी है, वो बहुत सस्ता है, वो आप जरूर खरीद लीजिए। उसका नाम है शब्दार्णव। उसमें उर्दू वर्ड भी, अरबी फारसी वर्ड भी अलग से दिया हुआ है, और लैटिन वगैरह का भी प्रोवर्ब भी दिया हुआ है, और जनरल लीगल टर्म्स भी है। इसलिए अगर बहुत तरह का डिक्शनरी बाजार में है, जैसे आपको जानकारी के लिए बता दें, अभी मेरे पास टोटल 47 डिक्शनरी है। 47 तरह का डिक्शनरी मेरे पास है, जिसका जरूरत पड़ने पर हम देखते हैं या इस्तेमाल करते हैं। तो धीरे धीरे आपको मिलेगा, और वो सब डिक्शनरी आप खरीद सकते हैं, जैसे चैम्बर्स है, ऑक्सफोर्ड है, वेबस्टर है, ये सब जो है, कैम्ब्रिज है, ये सब डिक्शनरी इंपॉर्टेंट और नामी डिक्शनरी है, इसे भी रख सकते हैं। लोकल डिक्शनरी में भी है, भार्गव डिक्शनरी है, उसका इम्प्रूव एडिशन है, और भी कई लोकल डिक्शनरी है, अच्छा अच्छा डिक्शनरी, वो सब भी रख सकते हैं। उसके बाद लीगल डिक्शनरी है, लॉ ग्लोसरी है, और अलग अलग करके डिक्शनरी है, हिंदी उर्दू डिक्शनरी भी है कई तरह का। तो वो सब डिक्शनरी आप धीरे धीरे अपना लाइब्रेरी में बढ़ाइए। और जैसे जो देखो, अंग्रेजी का टर्मोलॉजी तो लीगल डिक्शनरी जो शब्दार्णव लीजिएगा भारत सरकार का, उसी से आपका काम चल जाएगा, और 80% वर्ड आपको उसमें मिल जाएगा अरबी फारसी का। बाकी अलग से उर्दू हिंदी डिक्शनरी आता है, वो रखिएगा, मिल जाएगा। ऐसे पुराना, बहुत सा पुराना वर्ड के लिए एक नया भी निकाला है, नया एडिशन निकाला है, उसका नाम है विल्सन ग्लोसरी। ग्लोसरी भी डिक्शनरी को ही कहते हैं। विल्सन नाम का एक अंग्रेज है, उसका लिखा हुआ, वो थोड़ा महंगा होगा, लेकिन नया एडिशन अभी उसका निकला है, मार्केट में उपलब्ध है, वो भी आप ले सकते हैं। तो ये वर्ड को जानकारी के लिए आप जहाँ भी मिले, आप अपना खुद एक कॉपी में, नोटबुक में तैयार कीजिए और लिखते जाइए उस वर्ड को। धीरे धीरे आपका खुद नोट तैयार हो जाएगा, और वो सब वर्ड याद भी हो जाएगा, उसका उपयोग भी याद हो जाएगा। जब उसको डीड में पढ़िएगा या किसी प्रीडिंग में पढ़िएगा, तो उसका कैसे यूज़ होगा ये भी आपको। ऐसे ही करते करते बाय एंड लार्ज धीरे धीरे करके हम लोग भी सीखे हैं, सब लोग सीखे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कोई उर्दू का बेसिक ज्ञान नहीं लिया, और न अरबी फारसी का बेसिक ज्ञान, या लिख थे तो उसका शुरू होता है, पढ़ने का प्रयास ही नहीं कभी। और हम लोग के ज़माने में जो सीनियर थे, वो भी कभी उर्दू नहीं पढ़े थे, और अपने ज़माने के 1933 में वकालत शुरू किए थे, तो उनका कहना था कि हम अलिफ बे ते नहीं जानते हैं,
हम सिविल के डिस्ट्रिक्ट में टॉप लेवल के वकील बन गए, तो क्या जरूरत है उर्दू पढ़ने का। धीरे धीरे जमाना बदल रहा है, फिर हिंदी में आएगा, फिर अंग्रेजी। तो आज तो मैक्सिमम प्लीडिंग लोअर कोर्ट में हिंदी में लोग लिखने लगे, और हाई कोर्ट में चूंकि यहाँ का रूल्स ऐसा है कि हिंदी में प्लीडिंग नहीं बनता है रूल की वजह से, तो बाद में हो सकता है यहाँ भी हिंदी में हो जाए। इलाहाबाद में तो हिंदी में अलाउ हो गया, राजस्थान में हिंदी में अलाउ हो गया, प्लीडिंग धीरे धीरे करके हिंदी में भी हो सकता है। लेकिन अंग्रेजी में आप पढ़े हैं, लॉ पढ़े हैं, लॉ का कोर्स पढ़े हैं अंग्रेजी में, तो आपको सुविधा है तो अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। तो हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू का जो भी वोकैबुलरी है अपना धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए। वो एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। ये रहा आपका जितना भी मैसेज है उसको कवर करते हुए अंतिम मेरा सलाह है, और प्रेम प्रभात हरि जी के प्रति मेरी शुभकामना है कि जितनी जिज्ञासा उन्होंने प्रकट की है, ये जिज्ञासा बरकरार रखें और उस पर सतत प्रयत्न प्रयास करते रहे। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, और अंत तक आदमी ज्ञानी बनने के लिए प्रयासरत रहता है और रहना ही चाहिए। और इस पेशे की यही खूबी है। यहाँ पर कोई नहीं कह सकता आई एम ए स्कॉलर ऑफ लॉ। हम लोग कहते हैं आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। सीनियर से सीनियर वकील कहते हैं कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। नो बडी से दैट आई एम ए मास्टर। इवन मास्टर डिग्री होल्डर भी है, LLM वगैरह किए हुए, PhD किए हुए, वो लोग भी अपने को नहीं कहता कि आई एम ए मास्टर, क्योंकि इसका अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, अनंत है, अथाह है। कानून का ज्ञान भी है तक अनंत और अथाह है। उसी तरह से अगर हिंदी और फारसी और अरबी और अंग्रेजी और लैटिनी सब टर्मिनोलॉजी जितना कोर्ट प्रोसीडिंग्स में इस्तेमाल होते रहा है या डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल हो रहा है, इसका अथाह समुद्र है, इसको एक जगह करना बहुत मुश्किल है। फिर भी आपके जानकारी के लिए बहुत अनुरोध मेरे से किया गया था, खास के जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा किया जाता था ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान। हमने एक हैंडबुक बनाने का कोशिश किया, लेकिन समयाभाव के कारण नहीं बन सका। 2-3 किताब का काम एक साथ चल रहा था, तो हमको समय नहीं मिल रहा था, और साथ में जो कॉम्पिटेंट जूनियर चाहिए, स्टेनोटाइपी चाहिए, वो भी नया आता है, सीख जाता है, चला जाता है। कोई जूनियर आया तो कोई जूनियर जुडिशियल ऑफिसर हो गया, कोई रेलवे में लॉ ऑफिसर हो गया, कोई बैंक में लॉ ऑफिसर हो गया, कहीं कहीं जॉब मिल गया तो चला गया, कोई प्रैक्टिस शिफ्ट कर लिया, कोई इलाहाबाद चला गया, कोई धनबाद चला गया, कोई रांची चला गया, वहाँ जाकर कोई इस्टेब्लिश कर दिया प्रैक्टिस में। तो हमको जो कॉन्स्टेंट हेल्प रेगुलर मिलना चाहिए था वो नहीं मिलने लगा, तो बहुत सा काम अधूरा हो गया। एक ही किताब हमारी छपी है जो मार्केट में आई है, वो राम जन्मभूमि विवाद एवं समाधान पर एक छोटी सी किताब 200-300 पन्ने की मैंने लिखी हुई है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, सब लोगों ने उस जजमेंट को नहीं पढ़ा और उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, और राम जन्मभूमि का पूरा इतिहास भूगोल जिनको नहीं मालूम है उन लोगों के जानकारी के लिए, खास करके वो जज और वकील के लिए, ऐसे वो आम जनता के लिए भी बहुत उपयोगी है। आम जनता भी इसको खरीदते हैं, लेकिन हमसे गलती ये हुई कि हमको हिंदी में लिखना चाहिए था, तो अंग्रेजी में लिखा हुआ। अब लोगों का डिमांड आ रहा है इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कराइए, तो मेरे बस की बात नहीं है, एक बार लिख दिया, अब हिंदी में ट्रांसलेट नहीं होगा। तो उसके लिए एक व्यक्ति है, पटना हाईकोर्ट में एक एडवोकेट है, जो इसका प्रीतम लॉ हाउस का जो पब्लिशर है, लॉ का किताब लिखता है, तो उसमें वही वकील साहब ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी से। तो उससे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर उसका हिंदी रूपांतर हो जाएगा तो टैगलॉग एडिशन अंग्रेजी हिंदी दोनों में वो किताब फिर से प्रकाशित करेंगे। दूसरा हमने लिखा है सक्सेशन सर्टिफिकेट और प्रोवेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक किताब लिखी है, वो भी करीब करीब 90% कम्प्लीट है, रिविजन उसका बाकी है। उसके अलावा एक किताब है एडवर्स पोजेशन और लॉ ऑफ लिमिटेशन के ऊपर और ईजमेंट के ऊपर एक किताब, ये भी करीब करीब 80% कम्प्लीट है, रिविजन बाकी है। उसका लीगल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर भी कुछ किताब लिखे हैं, उसमें 20% ही लिखा गया। इस तरह से कई स्तर पर काम चल रहा था। तो फिर आ गया लैंड लॉ के ऊपर एक किताब लिखने के लिए। लैंड लॉ में बहुत विरोधाभास है, बहुत तरह का कानूनी जानकारी नहीं, तो कुछ स्पेड वर्क उसमें भी किया हुआ है, 40-50 पेज लिखा हुआ है। और एक हैंडबुक बनाने का आइडिया आया जुडिशियल ऑफिसर के रिक्वेस्ट पर, कि जिसमें जितने भी टर्मिनोलॉजी है उसका ऐसा टेबल बना दें कि उर्दू में अगर कोई वर्ड है उसका हिंदी में क्या माने होता है, अंग्रेजी में उसका क्या माने होता है। जैसे मान लीजिए आप सिविल कोर्ट में इस्तेमाल होता है मुद्दई,
मुद्दई को हिंदी में बोलते हैं वादी, अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेंटिफ, है ना। मुद्दाले, मुद्दाले को बोलते हैं डिफेंडेंट या प्रतिवादी। अगर एक मुद्दई से ज़्यादा मुद्दई है तो उसको बोलते हैं मुद्दईयान, है ना। उसी तरह से अगर मुद्दई में कोई फीमेल है तो उसको बोलते हैं मुद्दैया, है ना। तो उसी तरह से वर्ड होता है मोकीर, और मोकीरले, फिर होता है मोकीरान। तो इसका अंग्रेजी माने क्या होगा, हिंदी माने क्या होगा, एक कंपैरेटिव चार्ट, एक कहिए कि एक छोटा मोटा डिक्शनरी ही होगा, और उसमें पुराना टर्मिनोलॉजी हर एक एक्ट में जो जो वर्ड है इम्पोर्टेंट और जिसका माने जानना जरूरी है, वो सबका एक हैंडबुक बनाना चाहते हैं, जो कि लोअर कोर्ट हाई कोर्ट में जो वकील लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको भी मदद मिला, जुडिशियल अफसर लोग भी जजमेंट लिखते हैं और डॉक्यूमेंट्स में वो सब वर्ड मिलता है, उसका माने नहीं जानते, तो उन लोग उसको देख के समझ सके और जजमेंट लिख सके। तो आप वेट कीजिए, वो मार्केट में आ जाएगा तब परचेज कीजिएगा। जब तक के लिए आप अलग अलग डिक्शनरी अपनी इच्छा के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से खरीद कर और अपना खुद डिक्शनरी बनाने का कोशिश कीजिए, यानी कि अपना नोटबुक तैयार कीजिए, वो ज़्यादा आपका काम है। उसके बाद का एक प्रश्न है, ये लिखते हैं सुफियान, इनका नाम है और गया जिला से लिखते हैं। उन्होंने लिखा है, महोदय चरण स्पर्श प्रणाम, आपकी लंबी आयु की कामना करता हूँ। धन्यवाद सुफियान जी आपके उद्धार के लिए। सर हमारा गिफ्ट डीड लैंड डॉक्यूमेंट हमारे आधार पैन में डेट ऑफ बर्थ से पहले का है। सर लैंड हमारे कब्जे में है, बहुत पहले से है, रिटर्न चेक खतियान डिमांड है, स्पेशल सर्वे में कैसे खाता खुलेगा, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, हमारा गिफ्ट डीड लैंड डॉक्यूमेंट हमारे आधार पैन में डेट ऑफ बर्थ से पहले का है। देखिए, ये आधार में और पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ रहता है वो 100% ऑथेंटिक या 100% सही है, ऐसा नहीं है। वो डेट बाद में लोग जो लोग बनाते हैं वो उसमें गलती कर सकते हैं, बनाने वाला गलती करता है, उससे घबराइए नहीं। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है कभी भी हो, अगर उसके पहले आधार से आपका गिफ्ट डीड पहले का है तो गिफ्ट डीड वैलिड है, गिफ्ट डीड वैलिड है। लेकिन सवाल है कि गिफ्ट डीड में आपका वालिद लिखा हुआ है कि नाबालिग लिखा हुआ है, कि मोहम्मदन का कानून अलग है। तो मोहम्मदन के कानून में नाबालिग को भी गिफ्ट किया जा सकता है और वालिद को भी गिफ्ट किया जा सकता है। अगर नाबालिग आपको गिफ्ट है तो आपके गार्जियन कौन थे, क्योंकि उसमें गिफ्ट को एक्सेप्ट करना जरूरी है मोहम्मदन के लिए, और गिफ्ट के बाद एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट करने के बाद गिफ्ट के आधार पर कब्जा में आना चाहिए। अगर आप नाबालिग थे डेट ऑफ बर्थ से, तो ये भूल जाइए कि आपके जन्म के पहले का है, तो उससे गड़बड़ी नहीं। दूसरा सवाल होगा कि अगर मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ में कितना दिन का गड़बड़ी है, उस समय आप बालिग थे कि नाबालिग थे, ये प्रश्न उठेगा, तो आपका डीड के वैलिडिटी पर सवाल उठेगा। फिर भी अगर बहुत पहले का डीड ऑफ गिफ्ट है और लगातार आपका कब्जा चला रहा है और 12 वर्षों से ज़्यादा का चला रहा है, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि रिटर्न में चेक खतियान में भी आपका नाम है, तो उसी के आधार पर आपका रिटर्न वाला जो है और कब्जा है आपका बहुत बड़ा प्रमाण है, और आपका रिटर्न चेक खतियान डिमांड है, स्पेशल सर्वे में आपका खाता इसी के आधार पर खुल जाएगा। अगर ये प्रश्न कोई उठावेगा कि आपका आधार और पैन में डेट जो है बाद का है, आपके जन्म के पहले का है, तो कहना है कि वो डेट ऑथेंटिक नहीं, हमारा जन्म फलाने समय का है और हमारा कब्जा चला रहा है। तो उस समय आपके घर में जो आपके गार्जियन थे कौन थे, आपके वालिद थे कि नहीं थे, आपके दादा थे कि नहीं थे। तो मोहम्मदन में जो नेचुरल गार्जियन होता है वो मेल मेंबर ही होता है, आपके पिता हो सकते हैं और आपके दादा हो सकते हैं। अगर पिता और दादा नहीं है तो बड़े भाई भी होते हैं। अगर उन लोग कोई नहीं रहे तो लाचारी में माँ भी होती है, माँ नहीं तो दादी भी होती है। इस तरह से गार्जियन के रूप में कब्जा कैसे आया, जब कोई विवाद होगा तब अपने वकील से उसके बारे में एक अच्छा सोच समझ करके जवाब तैयार कीजिए। लेकिन जहाँ तक रहा खाता खोलने का सवाल, तो आप डीड ऑफ गिफ्ट दिखाइएगा, आधार और पैन दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, और रसीद अगर कट रहा है तो रसीद दिखा दीजिएगा, और चकबंदी में अगर आपके नाम से चेक खतियान बन गया है तो वो सबसे बड़ा प्रमाण है, उसको मानना ही पड़ेगा सर्वे वाले को, आपका खाता खुल जाएगा, जिसे आप चिंता
चिंता नहीं की। उसके बाद फिर लिखते हैं, दूसरा प्रश्न लगता है, शुभ प्रभात महोदय, आपकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का जमाबंदी नाना जी के नाम पर हम लोग कराए हैं, क्योंकि रिटर्न नाना जी का है, लेकिन एक मामा का बेटा 1944 के डेट में एक फॉल्स हुक्मनामा बनाकर दो मामा के बीच बंटवारा के लिए कहता है। नाना को 2 बेटा और 3 बेटी थी। दूसरा मामा उनकी बहनों के बच्चे 2-3-5 के बीच बंटवारा चाहते हैं। कब्जा भी हमारा है, मार्गदर्शन कीजिए महोदय। कोर्ट केस में हमें उलझाना चाहता है। देखिए, कोर्ट केस में उलझाना चाहता है तो आप कोर्ट केस करने से आप रोक नहीं सकते हैं। तो पहली बात आप कहते हैं हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का जमाबंदी है। अगर आप ही का ही प्रश्न है सुफियान साहब, क्योंकि व्हाट्सएप पर जो निकला है प्रिंट, तो आप ही के नाम पर जो पहला मैसेज पढ़े उसके बाद लगातार अब इसमें अगर ये प्रश्न किसी दूसरे का हो तो श्रोता खुद तय करेगी किनका है। लेकिन इसके लास्ट में लिखा हुआ है, सबसे नीचे में आके फिर एक लाइन है लिखा हुआ, भूमि पर खेती और निर्माण रोकता है, जबकि हम लोग उसका हिस्सा देने को तैयार है। मैं चतरा से इरफान खां। तो आप ऊपर में तो पहला प्रश्न है, तब ये समझने की पहला प्रश्न था सुफियान गया से। आई जो दूसरा प्रश्न है ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वाला ही चतरा से जो दे रहे हैं, नाम अपना दे रहे हैं इरफान खां, चतरा वाले। तो अब इनका प्रश्न को फिर से हम लेते हैं। मान के चलिए या तो दोनों प्रश्न सुफियान का है, नाम लिखने में गलती हो गया हो, या व्हाट्सएप पर ऊपर में सुफियान नाम लिखा हुआ हो और वास्तव में स्टेटस में वो इरफान खान का हो। या दोनों में से एक सही है या दोनों सही है। फिर भी पहला सुफियान का जो प्रश्न था तो उसका उत्तर हमने दिया। आधार कार्ड और पैन कार्ड से डेट की वजह से घबराने की बात नहीं, खाता पर। अब जहाँ तक रहा ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का जमाबंदी नाना जी के नाम पर हम लोग कराए हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है वो मोहम्मदन लॉ में नहीं है। अगर आप मोहम्मदन है जी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं है। ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होता है हिंदू लॉ में। मोहम्मदन लॉ में जिसके नाम से प्रॉपर्टी है वही उसका मालिक है ना। और जब वो मरेगा तो जो उसका वारिस है उसको मिलेगा, जब तक वो जीवित है दूसरा को नहीं मिलेगा। अगर मान के चलते जैसा कि कहते हैं आपके नाना जी का ही प्रॉपर्टी है, अगर आपके नाना जी का प्रॉपर्टी है तो नाना तो आपके एंसेस्टर नहीं कहलाए, आपके पूर्वज तो दादा या परदादा होंगे। नाना तो एंसेस्टर में नहीं आते हैं, न हिंदू में न मुस्लिम, क्योंकि जिनसे वंश चलता है वही एंसेस्टर कहलाता है। तो आप जमाबंदी अगर उनके नाम से है और आप ही लोग कराए हैं, क्यों कराए कि नाना जी के नाम से रिटर्न जमाबंदी दिया। तो इससे पता चलता है कि वो जमींदारी के समय नाना जी के नाम से प्रॉपर्टी एक्वायर हुआ होगा, बंदोबस्ती वगैरह लिया गया होगा, कुछ होगा, या उनका किसी प्रकार से उन्होंने हासिल किया होगा जिसके बारे में आप नहीं बता रहे हैं या आपको जानकारी नहीं। अगर कोई विवाद होगा तो वो जानकारी प्राप्त कर रहा होगा कि नाना जी को कैसे आया, किससे आया, जमींदार से उन्होंने बंदोबस्ती लिया था, किस प्रकार का जमीन था, खतियान में किस तरह का उसका इंट्री था। इस सब के आधार पर वकील साहब कागज देख करके आपका तय करेंगे, उस हिसाब से अपना दावा बनाएंगे या अपना बयान बनाएंगे। अगर वो जमींदार से बंदोबस्ती लिया गया है नाना जी का, तो जमींदार ने पहले उनका नाम जमाबंदी में बनाया हुआ जमींदारी के टाइम में, तो इसीलिए रिटर्न में उनका नाम दिया। अगर पुराना जमींदारी का कोई कागज नहीं पहले का मिल रहा है तो रिटर्न जमाबंदी में अगर उनका नाम है तो ये पक्का कागज है। और रिटर्न जमाबंदी के आधार पर बिहार सरकार ने उनका नाम चढ़ा कि नहीं चढ़ा, और उनके नाम से रेंट रोल बना है कि नहीं बना है, या रसीद कटा है कि नहीं, ये भी जानकारी देना है। अगर बिहार सरकार के नाम में रसीद कट रहा है, बिहार सरकार का रसीद कट रहा है उन्हीं के नाम से, तो भी सही है। अगर उनके नाम से सही है, वो मर गए हैं तो मामा को जितना बेटा होगा और जो बेटी होगी सही उसमें बारिश होगा। आप लिखते हैं मामा का, लेकिन एक मामा का बेटा 49 के डेट में एक फॉल्स हुक्मनामा बनाकर दो मामा के बीच बंटवारा के लिए कहता है। तो वो फॉल्स हुक्मनामा है, तो आप कह रहे हैं अगर बंटवारा के लिए कोर्ट में केस लाया है हुक्मनामा के आधार पर, तब तो एक जवाब आपको कोर्ट में देना होगा। आप कोर्ट में ये जो अगर प्रूव हो जाएगा वो फॉल्स है तो आप जीत जाइएगा। तो इसका जवाब तो ये फैक्ट का चीज़ है,
एक्ट में प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड एविडेंस है कानून के हिसाब से होता है कि कोई तथ्य है, कोई स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, वो प्रमाणित हुआ और कोई है जो प्रमाणित नहीं हुआ। तो कोई प्रमाणित नहीं हुआ बल्कि वो अप्रमाणित हो गया, वो डिसप्रूव हो गया। तो इस पर डिपेंड करता है, कोर्ट फैसला देता है। तो अगर वो फॉल्स है, आप साबित हो जाएगा वो फॉल्स बना है, तो बंटवारा का मुकदमा नहीं चलेगा, वो खाली हो जाएगा। फिर लिखते हैं नाना को 2 बेटा और 3 बेटी। तो 2 बेटा और 3 बेटी सभी का हक हो जाएगा। 2 बेटा का 4 हिस्सा, 3 बेटी का 3 हिस्सा, टोटल 7 हिस्सा में बटेगा। बेटी लोग का होगा 1/7, 1/7, 1/7, और बेटा लोग का होगा 2/7, 2/7। और दूसरा मामा उनकी बहनों के बच्चे 2+3 के बीच बंटवारा चाहता है, तो नहीं। तो पहले तो दोनों मामा के बीच में बंटवारा होगा, दोनों मामा के बीच बंटवारा है, तो दोनों मामा का बीच में बंटवारा होगा। फिर आप कहते हैं नाना को 2 बेटा और 3 बेटी थी, तो 2 मामा के बीच में बंटवारा है, यानी कि 3 बेटी भी थी, मामा की बहन थी, तो आपकी माँ और मौसी होगी। उसको अगर पार्टी नहीं बनाएगा तो वो मुकदमा इसी ग्राउंड पर खाली होगा। इसलिए ये मान के चलिए, अगर नाना की चीज़ है तो नाना के जितने वारिस हुए, यानी कि उनके जितने बेटा और बेटी है, सबका उसमें हक पहुँचेगा। अगर बंटवारा का मुकदमा होगा तो कोई हुक्मनामा जाली है या फरेबी है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर जाली हो गया तो जो हिस्सा जाली हुक्मनामा पर मांगता है उसको नहीं मिलेगा, उसका केस खारिज हो जाएगा। बाकी जितने वारसान आते हैं आपके नाना के, यानी कि दोनों मामा और आपकी माँ और आपकी मौसी, तो 3 जो आप लड़की बता रहे हैं, नाना के 2 बेटा और 3 बेटी बता रहे हैं, उसके हिसाब से बता रहे हैं। और उसी तरह से अगर मामा नाना मर गया, मामा के जिम्मे आ गया, फिर मामा मर गए, तब मामा के जो बेटा बेटी है उन लोग का भी हिस्सा होगा। तो उन लोग जो मोहम्मदन लॉ के हिसाब से वारिस है, सबको हिस्सा दिया हुआ है, कानून में लिखा हुआ उन लोगों को। आप कहते हैं मार्गदर्शन कीजिए महोदय, कोर्ट केस में हमें बुझाना था। इसका कोई मार्गदर्शन नहीं हुए, सीधा सीधी आप जानकारी दे रहे हैं आपको। अगर आप पर केस नहीं हुआ है तभी क्या मार्गदर्शन दिया जाएगा? मार्गदर्शन तो केस होने पर मार्गदर्शन दिया जाएगा कि आपको कैसे लड़ना है और क्या जवाब बनाना है और क्या आपके पास काफ़ी सबूत होना चाहिए और क्या सबूत नहीं है, क्या नकल लेना चाहिए, कहाँ पता लगाना चाहिए, सब जानकारी के लिए मार्गदर्शन दिया जा सकता है। फिर लिखते भूमि पर खेती और निर्माण रोकता है, जबकि हम लोग उसका हिस्सा देने को तैयार हैं। देखिए, इसे रोकने से नहीं रुकेगा, कोर्ट में रोकने के लिए इंजंक्शन की कार्रवाई करना होगा। इंजंक्शन की कार्रवाई अगर वो कोर्ट में करता है तो उसका जवाब दीजिएगा। उसका केस अगर सही नहीं होगा तो इंजंक्शन नहीं होगा, वो नहीं रोक सकता है। आप अब जैसे अपना कब्जा दखल बरकरार रखिए और जो तवाज करते रहिए, नीचे रहिए। मार्गदर्शन यही है कि आप सही सही वस्तु स्थिति का जानकारी प्राप्त करके रखिए। आपको कुछ नहीं करना है, आप कब्जा में है तो कब्जा में रहिए। अगर आपके ऊपर केस हो जाएगा तो जैसी केस का नोटिस मिलेगा, केस का नोटिस के साथ जो सम्मन मुसन्ना रहता है वो सब ले करके आप अपने वकील से, सिविल के अच्छा वकील से मिलिए और उनसे राय विचार करिए, और जैसा वो बताएंगे उसके हिसाब से काम कीजिए। अगर आपके वकील साहब को कोई दिक्कत होगी राय विचार करने पर, क्या वो जवाब दिए हैं, तब अगर आपको उनसे संतुष्टि नहीं होगी तब आप उनसे फ़ोन से बात कर लीजिएगा। और अगर विशेष राय लेना होगा तो आप कुछ समय देंगे तो सभी कागजात लेके मेरे पास आइएगा, तो हम राय देंगे। या उसका जो माकूल जवाब बनाना होगा, यानी कि जानकारी बनाना होगा, रिटन स्टेटमेंट बनाना होगा, तो वहाँ के वकील अगर अच्छा से बना दिए तो ला करके चेक करा सकते हैं, और नहीं तो फिर नया यहाँ बना सकते हैं। जैसी होगी आपकी सुविधा वैसा हम आपका काम करेंगे, और तब पूर्ण मार्गदर्शन नहीं। अभी का मार्गदर्शन यही है कि आप कब्जा में बरकरार रखिए और किसी से डरने की बात नहीं है। अगर लगान दे रहे हैं तो लगान देते रहिए, तो लगान देना भी आपके लिए हक में रहेगा और कब्जा भी आपका हक में रहेगा। अगर वो कब्जा में तंग करता है, डिस्टर्ब करता है ज़बरदस्ती, तो थाना पुलिस का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अभी आपको कोर्ट में केस करने की ज़रूरत नहीं है और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बंटवारा का मुकदमा करता है और जाली हुक्मनामा बनाता है तो उसमें ही सारा इसका फैसला हो जाएगा। तो ये आपका इरफान साहब, आपके प्रश्न का विधवा हुआ। तो एक ही साथ एक ही ट्वीट में निकला है, सुफियान गया जिला और इरफान चतरा, दोनों का प्रश्न हो जाता है। अब दोनों एक ही व्यक्ति है या 2 व्यक्ति है या व्हाट्सएप मिल गया है, इसका आप नज़रअंदाज कीजिए। और हमने दोनों प्रश्नों को पढ़ करके अलग अलग उसका उत्तर दे दिया। तो ये जो पुराना प्रश्न था और आज के फर्स्ट पार्ट जो लेक्चर है उसमें हम कवर नहीं कर सके थे, इसलिए
के अभी सेकेंड पार्ट में लेक्चर में उसको कवर करें। उसके बाद एक प्रश्न है, ये चंदन चौधरी कहाँ से ही हैं और क्या करते हैं इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन प्रश्न का बहुत छोटा सा था इसलिए हल्का हमने नोट कर लिया है। चंदन चौधरी जी का कहते हैं कि जमाबंदी में अराजी दिया हुआ और खाता खसरा वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, चौहदी नहीं दिया हुआ, यही इनका प्रश्न है। तो क्या हो सकता है? तो देखिए, जमाबंदी में पहले अराजी ही रहता था, जमाबंदी में खाता खसरा नहीं रहता, किसी किसी में रहता है, तो उससे आपको घबराने की बात नहीं। जमाबंदी बनाने वाला जो पदाधिकारी है उसकी गलती है। आपको अगर कहीं लिख के देना होगा और कहीं कोई कोर्ट में जवाब देना होगा या किसी कार्यालय में देना होगा, तो आप कहेगा इसी जमाबंदी के अंतर्गत हमारे पास इतनी ज़मीन है। अगर आपका उसी जमाबंदी का रसीद कट रहा है तो रसीद पर खाता नंबर प्लॉट नंबर लिखा हुआ होगा। अगर रसीद पर नहीं लिखा हुआ है तो कर्मचारी को कहिएगा कि हमको खाता नंबर प्लॉट नंबर लिख दीजिए, या कर्मचारी को ही कहिएगा कि जमाबंदी पर हमारे खाता नंबर प्लॉट नंबर चढ़ा दीजिए। अब सवाल ये है कि जमाबंदी आपके नाम से उतना राजी का है, तो जमाबंदी में आपका नाम आने का आधार क्या है ये आप लिखे नहीं है, कैसे आपको वो ज़मीन हासिल हुआ? अगर ज़मीन हासिल होने का आपके पास कागजात है और ये जमाबंदी बनने के पहले का कोई ज़मींदारी रसीद है या कोई सरकारी रसीद है या कोई म्यूटेशन का ऑर्डर है या लगान निर्धारण का कोई ऑर्डर है, कुछ भी तो कार्रवाई होगा तभी ना आपके नाम में जमाबंदी आया। तो उसको पता लगाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो उसको पता लगाइए, कर्मचारी से पूछताछ कीजिए, या राइट इन्फॉर्मेशन में आप सीओ से पूछ सकते हैं और उसके बाद जो आपको सूचना मिलेगी उसके आधार पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, जमाबंदी में खाता खसरा नंबर सुधार किया जा सकता है। आपको अगर सही सही जानकारी प्राप्त है कि हमारा यही खाता यही प्लॉट है और यही अराजी इतना हमारा है और हमको ऐसे प्राप्त हुआ है, जो तरीका प्राप्त करने का और उसके संबंध में कागज है, उसके आधार पर आप DCLR के यहाँ या अंचल अधिकारी के यहाँ जमाबंदी में सुधार के लिए आवेदन दे सकते हैं। ये सब छूट गया है, इसमें जोड़ दिया जाए और सुधार कर दिया जाए। अगर उसके बावजूद भी वो सुधार नहीं करता है तब उसके लिए फिर आपको चिंता की बात नहीं है, तब रसीद में आप कर्मचारी को कहिएगा लिख दीजिए। अगर रसीद में भी नहीं लिखता है और उसके बगैर आपको कोई नुकसान हो रहा है, कोई मुकदमा झंझट खड़ा हो गया है, तब फिर तो आपको सिविल कोर्ट में जाना होगा, टाइटी सूट में जाना होगा, और नहीं तो फिर हाई कोर्ट में रिट करना होगा। जब आप आवेदन दे देते हैं सीओ को या DCLR को, या दोनों में से कोई नहीं कुछ आदेश करता है या आपके विपरीत आदेश करता है, तो ऐसी स्थिति में आप सीधे हाई कोर्ट भी आ सकते हैं। यहाँ से डायरेक्शन होगा सुधार करने। अगर यहाँ नहीं आते हैं तो सिविल कोर्ट में भी केस करें, यही आपके प्रश्न। अब लास्ट में है आपका, सबसे लास्ट में जो प्रश्न है ये सुरेश शर्मा जी का है। सुरेश शर्मा जी इनका बराबर प्रश्न करते हैं और बराबर टिपिकल लॉ से संबंधित प्रश्न करते हैं। इनका परिचय आप लोग जितने भी श्रोता है, जो खास करके सब्सक्राइबर हैं, हर लेक्चर में जब इनका प्रश्न मेरा आता है तो इनका हम परिचय पूरा डिटेल देते हैं। वो पहले तो इंजीनियर थे, उसके बाद वो जॉब में आए, बैंक के सर्विस में भी रहे और रिटायर करने के बाद एजुकेशन का काम करते हैं, इसलिए लॉ के टच में भी रहे और एजुकेशन के सिलसिले में बहुत जगह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट में उनको आने जाने का मौका मिला है, इससे उनको काफ़ी ज्ञान है और लगातार वो पढ़ते रहते हैं, कानून की किताब पढ़ते रहते हैं और हमारा वीडियो भी लगातार सुनते हैं और अपना कुछ प्रश्न करते रहते हैं। तो उनकी चिंता क्या है, उन्होंने जो लिखा है अपने ढंग से उसका प्रिंट नहीं लिख रहा है, लेकिन हम प्रश्न पढ़ लिए हैं, पढ़ के समझ लिए, इसीलिए उसको हम निचोड़ बता रहे हैं। उनका कहना है, सुरेश बाबू का, कि अंचल अधिकारी के यहाँ कोई म्यूटेशन प्रोसीडिंग था, उस म्यूटेशन प्रोसीडिंग में कोई जाली दस्तावेज दाखिल हुआ और जाली दस्तावेज के आधार पर अंचल अधिकारी ने म्यूटेशन अलाउ कर दिया। तो अब जो है अंचल अधिकारी उस पर क्या कार्रवाई कर सकता है? जाली कागज बनाया जो व्यक्ति, उस पर वो कार्रवाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और कार्रवाई करेगा तो उसका क्या तरीका होना चाहिए? वो सिविल प्रोसीडिंग में आवेगा कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आवेगा? उसका जो प्रोसीजर दिया हुआ उस पर कन्फ्यूजन लगता है पढ़ने। और उन्होंने CRPC पुराना जो है सेक्शन 343
सेक्शन 340 का हवाला भी दिया है। 340 में उसके बारे में प्रावधान है। और अभी जो नया बन गया है कानून 340 के जगह पर जो नया किताब आ गया है सीआरपीसी का, वो आ गया है बिहार नागरिक सुरक्षा संहिता, उसका नाम है। उसमें 340 पुराना जो सीआरपीसी था उसका हो गया 379, 379। इसमें एक विशेष प्रावधान है, एक विशेष प्रक्रिया इसमें दिया हुआ है। इसमें हालांकि पढ़ने से तो क्लियर हो जाता है, लेकिन सुरेश शर्मा जी को पता नहीं क्यों कंफ्यूजन हुआ और उनको डाउट हुआ कि सिविल प्रोसीडिंग है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग, और उसका क्या प्रोसीजर होगा। और सीओ अगर एक बार जाली कागज को, फॉल्स डॉक्यूमेंट को मान लिया, मान करके म्यूटेशन अलाउ कर दिया, तो फिर उसके अगेंस्ट में कार्रवाई कैसे कर सकता है। ये सब उनकी शंकाएं हैं, और उस शंका के समाधान के लिए कानून के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सभी जुडिशियल ऑफिसर के लिए या जो भी पदाधिकारी हैं जो कोर्ट होल्ड करते हैं, जैसे सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट से हमारा मतलब है अंचल अधिकारी का कोर्ट, तहसीलदार का कोर्ट, एडिशनल कलेक्टर का कोर्ट, कलेक्टर का कोर्ट, कमिश्नर का कोर्ट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कोर्ट से लेकर के बीएलटी ट्रिब्यूनल तक, ये सब रेवेन्यू कोर्ट्स कहलाते हैं। तो रेवेन्यू कोर्ट्स में जो भी प्रोसीडिंग चलेगा उसमें भी 340 सीआरपीसी का अप्लीकेशन होगा। सिविल कोर्ट में जो चलेगा उसमें भी सीआरपीसी का अप्लीकेशन होगा। और अगर क्रिमिनल केस में चलेगा तो भी सीआरपीसी का अप्लीकेशन। तो इसलिए परामा फेसी देखने में ये लगता है कि सीआरपीसी का प्रावधान ये जो है क्रिमिनल केस के लिए बना हुआ है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसका नाम है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नाम है, इसका मतलब है क्रिमिनल केस से संबंधित है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीपीसी में कैसे लागू हुआ, यानी कि सिविल प्रोसीडिंग में कैसे लागू हुआ, रेवेन्यू प्रोसीडिंग में। तो रेवेन्यू प्रोसीडिंग में जितना भी रेवेन्यू प्रोसीडिंग होता है, उसका अलग अलग एक्ट है। म्यूटेशन एक्ट है, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है, बीटी एक्ट है, या प्रिविलेज पर्सन होमस्टेड टेंडेंसी एक्ट है, या और भी जो भी एक्ट है रेवेन्यू से संबंधित, वो सब एक्ट में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, प्रोसीडिंग जो चलता है या अपील वगैरह फाइल होता है, उसका प्रोसीजर सीपीसी से ही गाइड होता है। तो रेवेन्यू कोर्ट्स में या रेवेन्यू प्रोसीडिंग में सीपीसी का प्रक्रिया प्रोविजंस उसी का अप्लाई करेगा। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो सिविल कोर्ट में सिविल केसेज में करता है, जैसे मुंसिफ का हुआ, सब जज का हुआ, डिस्ट्रिक्ट जज का हुआ। इसके यहाँ कोई सिविल मैटर है, दीवानी मुकदमा से संबंधित है, या दीवानी अपील है, या डिवीजन है, उससे संबंधित, तो सारी प्रक्रिया सीपीसी में जो लिखी हुई है वही प्रोसीजर उसमें अडॉप्ट होता है। तो जो सीपीसी का प्रोसीजर है वो वही सेम प्रोसीजर रेवेन्यू कोर्ट में, यानी कि रेवेन्यू कोर्ट और सिविल कोर्ट में सीपीसी के प्रोसीडिंग होगा। कोई भी पिटिशन कैसे पड़ेगा और उसकी क्या प्रक्रिया होगी, कोई भी अपील कैसे होगा उसकी क्या प्रक्रिया होगी, और प्लीडिंग्स कैसे पड़ेगा उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसकी सुनवाई की प्रक्रिया क्या होगी, इसका जो प्रावधान है वो सीपीसी के प्रावधान के अनुकूल है। अगर डायरेक्टली सीपीसी का प्रोविजन नहीं अप्लाई करता है तो उसका जो सिद्धांत है वो उस पर लागू होता है रेवेन्यू कोर्ट में। तो वो प्रोसीजर भी अप्लाई करता है, उसका सिद्धांत भी अप्लाई करता है। तब प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि जहाँ पर सिविल प्रोसीजर कोर्ट अप्लाई करना चाहिए, सिविल प्रक्रिया संहिता, व्यवहार प्रक्रिया संहिता उसको बोलते हैं, वहाँ अप्लाई करना चाहिए, उसको लागू होना चाहिए। वहाँ पर सीआरपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता कैसे लागू हो? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तो नहीं लागू होना चाहिए। लेकिन उसका जवाब यही है, उसमें लिखा हुआ है तीनों तरह के कोड और जो भी ट्रिब्यूनल है किसी कानून के तहत ट्रिब्यूनल जो गठित हुए हैं, वो सब ट्रिब्यूनल में भी सिविल प्रोसीजर का ही प्रोसीजर होता है। तो जितने भी ट्रिब्यूनल है कोर्ट है, कोर्ट में खास करके रेवेन्यू कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट, इस सभी में अगर किसी विशेष प्रकार का ऑफेंस हुआ हो, वो ऑफेंस का लिस्ट जो दिया हुआ है वो पुराना सीआरपीसी में ही दिया हुआ है। सेक्शन 195 सीआरपीसी में दिया हुआ, 195 में दिया हुआ किस प्रकार का वो ऑफेंस है। जो ऑफेंस है सेक्शन 195 सीआरपीसी में उसका जिक्र है। और नया सीआरपीसी जो बना है BNSS, उसमें उसका
215, तब पुराना 195, नया सेक्शन 215 में जो ऑफेंस होता है वो ऑफेंस आईपीसी के तहत जो ऑफेंस है, इंडियन पेनल कोड के तहत जो ऑफेंस है जिसमें कि दंड होता है, दंड मिलता है, वो अपराध है, आपराधिक कांड जिसमें दंड होता है, वो सब अगर ऑफेंस किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो तो उसके लिए सीधे मुकदमा करने का जो नियम है वो नियम सीआरपीसी का लागू नहीं होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति को राम ने श्याम को एक लाठी मारा तो ये अपराध है, किसी को भी मारना अपराध है और उसकी सजा है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, और उसको दंड मिलेगा, 323 का मुकदमा उस पर चलेगा, लाठी मारने का सजा असॉल्ट में आता है। तो उसको क्या अधिकार है, तो वो जा कर के थाना में केस कर सकता है या सीजीएम कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकता है, उसको अधिकार है। जो आदमी को मार लगा उसको मुद्दई बोलते हैं, इन्फॉर्मेंट बोलते हैं, तो वो सूचक जाके सूचना देगा, पुलिस को जो सूचना देता है सूचक हो गया, तो केस करने का तरीका हो गया। ऐसे क्रिमिनल केस होता है, क्रिमिनल केस जिसके साथ घटना घटी, जिसके साथ अपराध हुआ, उस व्यक्ति को क्रिमिनल केस करने का अधिकार है, या तो कोर्ट में करे या पुलिस में। अब उसमें आगे की बारीकी की बात यह है कि पुलिस के यहाँ सभी केस में एफआईआर नहीं होता है, उसके यहाँ होता है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखा हुआ है, जिसमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार है, उसी में पुलिस एफआईआर करती है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर नहीं करती। 323 है जो नॉन कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का डिफिनेशन सीआरपीसी में लिखा हुआ, किसको कॉग्निजेबल कहेंगे, किसको नॉन कॉग्निजेबल कहेंगे। तो ये सब उसमें चार्ट भी बना हुआ है, तो जरूरत पड़ने पर लोग देखते हैं, धीरे धीरे वकील लोग को याद हो जाता है। तो हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं कि अगर पुलिस के यहाँ हम डायरेक्ट एफआईआर कर सकते हैं, कोई घटना मेरे साथ हुई और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो हम पुलिस के एफआईआर करेंगे, तो एक केस करने का तरीका ही हुआ। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो भी और नहीं है तो भी, दोनों हालत में हमको कोर्ट में भी जाने का अधिकार है, कोर्ट में जाके हम क्रिमिनल केस। लेकिन अगर वैसा ऑफेंस जो 195 सीआरपीसी पुराना एक्ट में 195 सीआरपीसी के अंतर्गत आता है, उसका लिस्ट उसमें बना हुआ है, वैसा ऑफेंस जो है उसके लिए हम डायरेक्ट कोर्ट में केस नहीं कर सकते। उसमें कौन केस करेगा उसमें लिखा हुआ है, वो संबंधित ऑफिसर या पदाधिकारी ही केस करते हैं। तो उसी संदर्भ में एक आता है कि अगर किसी कोर्ट में, रेवेन्यू कोर्ट में, सिविल कोर्ट में या क्रिमिनल कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग या कोई केस चल रहा है, उस प्रोसीडिंग के दौरान या उस केस में कोई व्यक्ति झूठी गवाही देता है या कोई झूठा डॉक्यूमेंट, फॉल्स डॉक्यूमेंट बना करके दाखिल करता है या उसी कोर्ट के रिकॉर्ड में कोई जाल कर देता है, फोर्जरी कर देता है, तो ये सब अलग तरह का ऑफेंस, अलग कैटेगरी का अपराध माना गया है। इसको बोलते हैं ऑफेंसेज अफेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय के प्रशासन में टांग अड़ाना हो गया। तो आप कोई कोर्ट में जाकर के जाली कागज बना दिया तो कोर्ट अब जाली कागज के आधार पर फैसला कर देगा, तो उसको जो न्याय देना चाहिए वो न्याय सही नहीं दे पाएगा, न्याय के जगह पर अन्याय हो जाएगा। अगर कोई कोर्ट के कागज में ही जाल बना दिया या कोई व्यक्ति बाहर से जाल बना लिया और जाल बना के जाली कागज वहाँ डाल दिया और कोर्ट को दिखा दिया, कोर्ट में अगर उसका प्रॉपर विरोध नहीं हुआ, सही ढंग से विरोध नहीं हुआ या कोर्ट ने उस पर ध्यान नहीं दिया या किसी का ध्यान नहीं गया, किसी कारणवश वो जाली कागज पर ही कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया, तो किसी भी परिस्थिति में या अगर विरोध हुआ तो भी कोर्ट ने उसको विरोध को अस्वीकार करते हुए निर्णय दे दिया, या मान लीजिए कि अगर निर्णय खिलाफ ही दे दिया तो ऑफेंस तो हो जाता है। जाली कागज बनाना, झूठी गवाही देना और जाली कागज को अपने पास में रखना और उस कागज को कोर्ट में दाखिल करना, किसी प्रोसीडिंग में इस्तेमाल करना, सिविल, रेवेन्यू या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में या किसी ट्रिब्यूनल के समक्ष उसको इस्तेमाल करना, ये सब एक ऑफेंस में आता है। और वो ऑफेंस का लिस्ट जो बना हुआ है सेक्शन 195 ओल्ड सीआरपीसी और नया सीआरपीसी के सेक्शन 215 में, उसी के अंतर्गत आता है। तो उसमें केस हो सकता है। जैसा कि शर्मा जी ने प्रश्न किया है कि एक आदमी जाली कागज बना करके अंचल अधिकारी के हाथ दिया और उसी के आधार पर
कम्युनिकेशन का आदेश उसके पक्ष में। तो अगर वो जाली कागज नहीं रहता तो अंचलाधिकारी उसके पक्ष में नहीं ऑर्डर करता। अगर वो जाली कागज पर फाइंडिंग हो जाता अंचल अधिकारी का ये जाली कागज है तो उसका रिजेक्ट कर देता। तो रिजेक्ट कर देता वो अलग बात है, रिजेक्ट नहीं किया, अलाउ कर दिया, वो दूसरी स्थिति है। तो दोनों स्थिति में उस व्यक्ति ने अपराध तो किया, आपराधिक कांड किया। क्या अपराध किया उसने? तो पहला अपराध किया कि कोई जाली कागज बनाना, तो ऑफेंस ऑफ फोर्जरी उसको बोलते हैं। वो डॉक्यूमेंट, फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना इज एन ऑफेंस ऑफ फोर्जरी। फोर्जरी का डिफिनेशन लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है, 433 में लिखा हुआ है। 436 में वो जाली होता है बना, 363 है और 364 365 ऑफेंस आईपीसी का पुराना सेक्शन। तो नया सेक्शन अभी हम नहीं बता रहे हैं, और नया सेक्शन याद रखना, किताब देखना पड़ेगा। तो जाली कागज बनाना यानी कि मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट एक ऑफेंस है। दूसरा, जाली कागज बना करके इस्तेमाल करने के लिए कोर्ट या प्रोसीडिंग में अपने पास में रखना, वो भी एक ऑफेंस है। 471 में आता है पुराना आईपीसी का। और उस जाली कागज को उपयोग में लाना, यूज में लाना कोर्ट में या किसी प्रोसीडिंग में, तो 474 में आता है। तो 463 या 465, 471 और 474 का ऑफेंस बन जाता है। इतना ऑफेंस बन जाता है, जैसा कि शर्मा जी का प्रश्न है कि एक जाली कागज बनाया और जाली कागज को म्यूटेशन प्रोसीडिंग में सीओ के यहाँ दाखिल किया। तो सीओ के यहाँ जब दाखिल किया तब सीओ ने आदेश पारित कर दिया उस कागज को सही समझ करके, क्योंकि वहाँ पर या तो विवाद ही उठा ही नहीं कि जाली है, या अगर उठाया गया तो उस पर ध्यान गया नहीं कोर्ट का, या कोर्ट ने ध्यान भी दिया तो किसी अन्य कारण से उसका महत्व नहीं दिया और फैसला कर दिया। तो अब ये विवाद कैसे खड़ा हुआ और कब खड़ा हुआ, ये सवाल होता है। बाद में जजमेंट के बाद में भी विवाद खड़ा किया जा सकता है। तो जरा खड़ा किया जा सकता है तो जब कभी भी अंचल अधिकारी के सामने ये विवाद आया तो अंचल अधिकारी का ये उत्तरदायित्व होता है, कर्तव्य होता है इस बात का वो जांच करे। तो वो जांच की जो प्रक्रिया होगी वही सेक्शन 340 सीआरपीसी में है। वो जांच करने का अधिकार है सिविल कोर्ट को, क्रिमिनल कोर्ट को और रेवेन्यू कोर्ट को। चाहे रेवेन्यू कोर्ट अंचल अधिकारी इस बात का जांच करेगा कि अमुक व्यक्ति ने जो अमुक डॉक्यूमेंट बना करके दिया था वो जाली है कि नहीं है, वो सही डॉक्यूमेंट है। अब जांच की प्रक्रिया में वो गवाही लेगा, एक्सपर्ट के यहाँ भेजेगा, सिग्नेचर का जांच करेगा, जो भी प्रक्रिया है वो अपनाएगा। और जांच करने के बाद अगर ये पता चल गया कि हाँ ये जाली कागज है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध में अंचल अधिकारी ही कंप्लेंट फाइल करेगा। तो पहले वो इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी इस बात का करेगा, इंक्वायरी के लिए वो रिपोर्ट मंगा सकता है, एक्सपर्ट के यहाँ दस्तखत का जांच करा सकता है, गवाह का गवाही ले सकता है, दोनों पक्षों से भी गवाही ले सकता है। वो जिस प्रकार से इंक्वायरी चाहे वो कर सकता है, खुद अपने से उसको एग्जामिन कर सकता है डॉक्यूमेंट को। आज जिस आदमी का कागज बनाया हुआ है वो उसके नाम का कोई जाली है तो वो आदमी को ही बुला करके उससे भी पूछता। तो इंक्वायरी का तरीका वो खुद अपना करके सत्यता की जांच करेगा। और ये अगर उसको समझ में आ गया कि हाँ ये जाली दस्तावेज है और जाली दस्तावेज अमुक व्यक्ति ने बनाया और अमुक व्यक्ति ने इसको मेरे कोर्ट में दाखिल किया, इस प्रोसीडिंग में दाखिल किया, तो उसके आधार पर इंक्वायरी जो करेगा, पूरा इंक्वायरी का अपना वो एक फाइंडिंग देगा। वो इंक्वायरी का जो निष्कर्ष निकलेगा उस निष्कर्ष के आधार पर वो अंतिम निर्णय देगा इंक्वायरी में कि हाँ ये जाली प्रमाणित होता है, इसलिए इनके विरुद्ध केस दायर किया जाए। तो वो एक लेटर लिख देगा अपना निष्कर्ष के साथ, वो लेटर लिख देगा सीजीएम के पास, और सीजीएम के पास चला जाएगा। वो लेटर जो है इंक्वायरी रिपोर्ट के साथ चला जाएगा, उसका लेटर या इंक्वायरी रिपोर्ट को ही फॉरवर्ड कर देगा। तो वो रिपोर्ट जो है वो कंप्लेंट के रूप में दर्ज हो जाएगा, ऑफिशियल कंप्लेंट हो जाएगा। उसमें अंचलाधिकारी ही मुद्दे बन जाएंगे और वो सरकारी केस ट्रीट हो जाएगा। और जो व्यक्ति जाली कागज बनाया है उसके अगेंस्ट में कॉग्निजेंस हो जाएगा। कॉग्निजेंस होने के बाद उसको समन वारंट वगैरह जाएगा, उसका ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद उसका सजा होगा। ऐसा हो सकता है। अभी हाल फिलहाल की एक घटना है, हाजीपुर में एक टाइटल सूट मुकदमा चल रहा है। एक व्यक्ति का कहना था कि एक विडो है जो इस परिवार की नहीं है,
और दूसरा व्यक्ति कहना था कि इसी परिवार के उसी के हिस्सा वगैरह का केस। तो उसमें एक व्यक्ति जो था, मुदाले जो था, वीडियो का हिस्सा हड़पना चाहता था। वो क्या किया, चकबंदी का एक जाली केस बना करके, एक जाली ऑर्डर बना के चकबंदी का कोर्ट में सब जज के हाथ दाखिल कर दिया। तो यहाँ आपत्ति हुई तो सब जज ने इंक्वायरी किया, और सब जज ने इंक्वायरी करके ही पाया, वहाँ पर रिपोर्ट मांग लिया चकबंदी ऑफिस से कि ऐसा ऐसा केस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो जो वहाँ से रिपोर्ट आया तो पता चला कि नहीं, पार्टी का नाम वही है, सही है, लेकिन वो केस नंबर दूसरा है। दूसरे केस का खाली नंबर चेंज करके और मैटर उसमें अपने लायक बना दिया। वहाँ फैक्ट दूसरा था, यहाँ फैक्ट दूसरा। तो पूरा जाली ऑर्डर बना दिया चकबंदी और सिविल कोर्ट में दाखिल कर दिया। सिविल कोर्ट के सब जज ने उसका तो केस खारिज कर ही दिया, साथ साथ उसके खिलाफ सीजीएम के यहाँ कंप्लेंट भेज दिया। कंप्लेंट पर कॉन्वियंस हो गया, कॉन्वियंस होने के बाद वो जेल चला गया। जेल चला गया तो बहुत दिन तक जेल में रहा। लोअर कोर्ट से बेल नहीं हुआ, डिस्ट्रिक्ट जज से बेल नहीं हुआ, फिर हाई कोर्ट से भी बहुत दिन तक बेल नहीं हुआ। बहुत दिन के बाद बेल हुआ, अभी उसका ट्रायल चल ही रहा। तो ऐसा होता है और होना चाहिए, क्योंकि ये न्यायिक प्रक्रिया में बहुत बड़ी बाधा है। इसको बोलते हैं ऑफेंसेस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इसलिए हर पदाधिकारी का, जो भी प्रिजाइडिंग अफसर है, जो ट्रिब्यूनल को प्रिजाइड करते हैं या कोर्ट को प्रिजाइड करते हैं, उनका ये ड्यूटी है कि जैसे ही उनके नोटिस में ये तथ्य आवे कि वैसा ऑफेंस हुआ है, इनके प्रोसीडिंग के दौरान इनके कोर्ट में हुआ है, और वो सभी ऑफेंस जो है सेक्शन 195 सीआरपीसी से कवर्ड है, उसमें कोर्ट को इंक्वायरी करने की आवश्यकता है, तो कोर्ट को तुरंत इंक्वायरी करना चाहिए। इंक्वायरी करने के बाद उस पर कंप्लेंट भेजना चाहिए, वो इंक्वायरी रिपोर्ट को सीजीएम के यहाँ भेजना चाहिए। तब सीजीएम उस पर क्रिमिनल केस चलाएंगे, कॉन्फिडेंस लेंगे, और उसके बाद जो ट्रायल होगा, ट्रायल होने के बाद वो ऑफेंस कब में जितना सजा होगा उसी हिसाब से उसका ट्रायल होगा। सम्मन ट्रायल है या वारंट ट्रायल है या सेशन ट्रायल, जो भी ऑफेंस होगा उसके हिसाब से उसका ट्रायल होगा। तो सुरेश शर्मा जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपके प्रश्न का सीधा और सटीक जवाब यही है, किसी भी प्रोसीडिंग में, वो चाहे सिविल प्रोसीडिंग हो या क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो या रेवेन्यू कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग हो या किसी ट्रिब्यूनल के सामने कोई प्रोसीडिंग हो, कोई मुकदमा हो, सूट हो, अपील हो, कोई प्रोसीडिंग हो, किसी भी तरह का प्रोसीडिंग में कोई भी ऐसा ऑफेंस हुआ हो, अब विशेषकर जैसा आपका प्रश्न है कि जाली कागज बनाना या जाली कोर्ट के रिकॉर्ड में जाल बनाना, छेड़छाड़ करना, या बाहर से कागज बना के ला करके उसको दाखिल करना, उसको इस्तेमाल करना, ये सब ऑफेंस जो है एडमिनिस्ट्रेशन को, जस्टिस को इफेक्ट करता है। तो उस कोर्ट का या ट्रिब्यूनल का या प्रिजाइडिंग अफसर का उत्तरदायित्व होता है उसकी इंक्वायरी करे। उसमें प्रोसीड्यूर का कोई लेना देना नहीं। कोई प्रोसीडिंग रहे, कोई कोर्ट रहे, सभी को अधिकार है 340 सीआरपीसी में इंक्वायरी करने। और जब तक इंक्वायरी नहीं करेगा, इंक्वायरी में वो अपना निष्कर्ष पर नहीं आएगा कि हाँ ये जाली कागज है, इसने जाल बनाया, जाली कागज मेरे यहाँ दाखिल किया, या कोई झूठा गवाही दिया है तो उसके बारे में उसका फॉल्स एफिडेविट किया है या फॉल्स एविडेंस दिया है ऑन ओथ, तो ये सब के बारे में उसको फाइंडिंग देना होगा। तो फाइंडिंग देने के बाद तब उसको रेफर करेगा सीजीएम क्या, तो वो ऑफिशियल कंप्लेंट बन जाएगा। यही इसकी प्रक्रिया है शर्मा जी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है और सिविल और क्रिमिनल का कोई चक्कर नहीं है। ये जो कोर्ट है उसी को ये अधिकार है 340 इंक्वायरी करने का, जो कोर्ट है उसको अधिकार नहीं। जैसे कि आपको समझाते हैं, जैसे रजिस्ट्री कचहरी में एक आदमी ने जाली कागज बना करके दाखिल, राम के जगह पर श्याम को खड़ा कर दिया और कहा कि हम ही राम है, उससे दस्तखत बना दिया, कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो गया, तो जाली हो गया। तो उसमें रजिस्ट्रार को कोई पावर नहीं है, रजिस्ट्रार उसमें इंक्वायरी नहीं कर सकता कि रजिस्ट्रार जो है कोई कोर्ट नहीं है, कोर्ट के डिफिनेशन में नहीं आता है, और उसका कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चलता है। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का अलग प्रोसीजर है, उसको सिर्फ देखना है कि जो आदमी का नाम डीड में लिखा हुआ है वो आदमी आकर के गछता है कि नहीं गछता कि हाँ हमने इस पर दस्तखत किया। अब उसको क्या पता है कि राम के जगह पर श्याम चला आया, एक आदमी पहचान भी मोहन खड़ा होकर कर देता है कि हाँ हम इनको पहचानते हैं, तो थर्ड आदमी का आइडेंटिफिकेशन कर देता है, तो सब मिला हुआ रहता है। तो एक हम उदाहरण के लिए बता दिए, वैसा ऑथोरिटी जिसको कि कोई प्रोसीडिंग्स, कोई कानून के धारा के अंतर्गत उसको एविडेंस लेने का अधिकार नहीं है और कोई जजमेंट देने का अधिकार नहीं, कोई फाइंडिंग देने का अधिकार नहीं है, वैसा पदाधिकारी जो है
वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन करता है या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करता है, तो उसको ये सब कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार 340 में इंक्वायरी करने का अधिकार नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर अगर है तो नहीं है, और अगर वो जुडिशियल फंक्शन है या क्वेसी जुडिशियल फंक्शन है तब उसमें न्यू अधिकार 340 में होता है। तो हम समझते हैं कि 340 CRPC पर ये सभी अधिवक्ताओं और जुडिशियल ऑफिसर के लिए ये बहुत लाभदायक है। ये लेक्चर और ये जो प्रश्न सुरेश शर्मा जी ने कहा है, और हम समझते हैं सुरेश शर्मा जी का भी डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर से उसको एक बार पढ़ेंगे तो हमारे समझ से आपकी जो चिंता थी शर्मा जी वो प्रोसीजर को लेकर के, प्रोसीजर को भूल जाइए। वो 3 में से कोई भी कोर्ट में हो, जैसा कि आपने बताया, या ट्रिब्यूनल में हो, और वहाँ जो भी प्रोसीजर लागू होता हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट हर कोर्ट और ट्रिब्यूनल को 340 CRPC में जुडिक्शन है इंक्वायरी करने का। कंडीशन यही है कि उसके नोटिस में आना चाहिए, सुओ मोटो उसके नोटिस में आ जाए, वो कॉन्विनेंस ले ले कि जाली है, या कोई व्यक्ति आवेदन दे उसके बारे में और उसको ही लगे कि हाँ सेक्शन 195 पुराना CRPC में और नया CRPC के सेक्शन 215 में जो जो धाराओं का उल्लेख है ऑफेंस का, वो ऑफेंस मेरे प्रोसीडिंग में, मेरे कोर्ट में, मेरे ट्रिब्यूनल में किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है, तब उसको जुडिक्शन होता है इंक्वायरी करने, और उसका ड्यूटी भी बनता है उसका करे और उसको इंक्वायरी करके अपना फाइंडिंग दे, और फाइंडिंग दे करके उस पर CGM के यहाँ भेज दे, ताकि प्रोसीडिंग के आधार पर जो इंक्वायरी की प्रोसीडिंग हुई 340 में, उसके आधार पर CGM जो है अपना एक ऑर्डर पास करे, कॉग्निजेंस ले, कॉग्निजेंस लेने के बाद सम्मन वारंट एक्यूज को जाएगा, जो अपराध करता है उसको जाएगा, और उसको फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत जैसे क्रिमिनल ट्रायल होता है वैसे उसको सजा होगा। तो आज का प्रश्न हम सभी प्रश्नोत्तरी में आज यहीं पर समाप्त करते हैं। हालांकि इस बीच में और भी कई प्रश्न आ गए हैं, तब चूँकि समय ज़्यादा हो गया है इसलिए संभव नहीं है उन सब प्रश्नों का फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।